Evening all. Welcome to Learner Secretary. So today first of all we will find out exercise number 1.1 LCM and FCM exercise. इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है only the last one. उसको खत्म करते हैं and then we will go to the next part which is जो भी है irrational numbers के बाद. ठीक है? इसको skip करके इसके next part पे चलें. देखो अभी एक बार वेट एक बार यहाँ रिवीजन करके उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या. ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा बिफोर वी प्रोसीड सबसे पहले मेहुल आ जाइए. मेहुल शर्मा आप जानते हैं क्यों बुलाया गया है उसको. This was to felicitate Mehul for topping the last chapter wise test. तो टोटल कितने मार्क्स थे मेहुल आउट ऑफ 50? 12.75 आउट ऑफ 50. इससे ज्यादा किसी के नहीं है. सेकंड का कौन था? एंड तो काफी क्लोज कंपटीशन हो गया है, मतलब गर्म हो गया मामला. ठीक है तो देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन विद इन यू कि अब मुझे भी नेक्स्ट रैंक पे इस रैंक पे अपने इस रैंक पे पहुंचना है या जहां भी पहुंचना है. ठीक है जो नीचे हैं उनको धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करनी. छलांग तो लगा नहीं सकते हैं, छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे, हड्डी टूट जाएगी. तो धीरे धीरे ऊपर पहुंचने की कोशिश करनी, लाइक 2-2-3-3 रैंक ऊपर पहुंचने की. और कुछ ऐसे बच्चे जो अपनी एक फिक्स रैंक को स्टेबल बनाए बैठे हैं. ठीक है भाई ये तो यही मेरी रैंक है. आप उन्हीं में से थर्ड फोर्थ सेकंड सेकंड कब आए? आज सुपर सेकंड अब भी आपकी बताने योग्य नहीं है. चलिए नंदिनी आपकी कौन सी सेकंड? उससे पहले कौन सी थी? एक बार आपकी फर्स्ट भी किया ना सबसे पहले. अभी इससे पहले वाली में कौन सी थी नहीं पता? तो पता होना चाहिए. हमारा पूरी हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए कि हम डिग्रेड हो रहे हैं कि अपग्रेड हो रहे हैं. एटलीस्ट खुद की तो बताओ, क्लास के दूसरे की ना बताओ. ठीक है और संयम विचारा सोच रहा है कि मुझे कब मिलेगी चौकियां, लेकिन हमेशा चूक जाता है. चलो इस बार सही भी ट्राई करें. ओके लेट्स कंटिन्यू फर्दर. इस बार वाला टेस्ट भी काफी सरल सा होने वाला है. तो इस टेस्ट में तो आई विल एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू स्कोर एटलीस्ट 10. सारे बच्चे इसमें तो 10 ला सकते हैं. काफी सरल सा चैप्टर अभी तक चला है और अभी भी आगे भी सरल. ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं. एलसीएम एचसीएफ वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सब लोग. ये नई बुक में एक्सरसाइज फर्स्ट है लेकिन ये पुरानी बुक में एक्सरसाइज सेकंड है. ओके स्टार्ट करें. बोलिए किसकी का there is a circular path around a sports field. एक sports field है, circular path है उसके. ऐसे मान लो कि एक circular ground है. जैसे मान लो हमारा प्रताप स्टेडियम मान लो. परफेक्ट सर्किल तो नहीं है बट मान लो तो सर्कुलर ग्राउंड है. और सर्कुलर ग्राउंड के इर्द गिर्द एक पाथ है, रास्ता है जिससे उसका मतलब चक्कर लगाया जा सकता है. उस फील्ड का ग्राउंड का चक्कर लगाया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं. सोनिया नाम की लड़की 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. पूरा एक चक्कर काटने में कितने मिनट लेती है? जहां से शुरू करेगी वहीं पे वापस पहुंचने में उसको 18 मिनट पूरे लगेंगे. एक राउंड का मतलब इसी को कहते हैं. आगे बढ़ो. रवि नाम का लड़का 12 मिनट में ही सेम काम करता है. यानी एक राउंड पूरा करने का काम कितने मिनट में कर देता है? 12. और वो कितने मिनट में कर रही है? 18. समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. अब क्वेश्चन है सपोज करो दोनों लोग एक ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करें और एक ही सेम टाइम पर स्टार्ट करें. सेम प्लेस पर और सेम टाइम पर दोनों लोग एक साथ रेस को स्टार्ट करें और एक ही डायरेक्शन में भी जाएं. क्योंकि सर्कुलर है तो हो सकता है उल्टा भी तो घुमा जा सकता है, लेकिन उल्टा नहीं होगा. सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है दोनों लोग. तो कितने मिनट के बाद आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स they will meet again at the starting point. कितने मिनट के बाद वो दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट करें ना वहीं पे वापस दोनों एक साथ आ जाएंगे. अब देखो एक फास्ट भाग रहा है एक स्लो भाग रहा है. तो ऑब्वियस बात है रवि पहले उससे पहले एक राउंड पूरा कर लेगा. तो रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे उससे पहले पहुंच जाएगा. सपोज करो चलो एक रफ डायग्राम का रेडी करें. सपोज करो ये है सर्कुलर ग्राउंड. ओके
मान लो ये तो है रवि एंड सोनिया, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, रवि एंड सोनिया ने दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, ओके, दोनों ने सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया। अब रवि अगर 12 मिनट में इसको कवर कर रहा है पूरे चक्कर को, तो रवि जब 12 मिनट में कवर करके यहाँ पे वापस आ चुका होगा, एक राउंड कवर करके जब रवि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, तब सोनिया को स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं होगी ना, क्योंकि सोनिया को तो एक राउंड स्टार्ट कवर करने में 18 मिनट लगते हैं, तो 12 मिनट में वो कहीं यहाँ पे इस जगह अंदाजन बता रहा हूँ यहाँ पे रही होगी, तो एक ही जना स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच पाया, दूसरा भी पीछे। और फिर जब सोनिया अपना राउंड पूरा कर रही है, उसमें रवि और आगे निकल चुका होगा, तो अगेन सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे, रवि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं है, तो आपको वो टाइम बताना है जब दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंचेंगे। अब ऐसे मत कहना कि सर जब उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है, तो एक साथ कैसे पहुंचेंगे। अगर ये सीधा ट्रैक होता, सीधा स्ट्रेट पाथ होता, तब तो ऑब्वियस बात है दोनों एक साथ पहुंच ही नहीं सकते एक पॉइंट पे, क्योंकि एक पहले पहुंचेगा और एक बाद में पहुंचेगा, लेकिन ये सर्क्यूलर है, तो सर्कुलर में ये पॉसिबल है कि एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है, फिर भी दोनों वापस अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ पहुंच जाए। बस फर्क ये रहेगा कि जिसकी स्पीड ज्यादा है उसके उस समय ज्यादा राउंड हो चुके होंगे, और जिसकी स्पीड कम है उस समय उसके कम राउंड हो चुके होंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ उनके लिए पॉसिबल है दोबारा पहुंचना। समझ गए क्या सवाल? सवाल समझ गए? अब ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि कितने राउंड के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ पहुंचेंगे, लेकिन इस बार राउंड के बाद नहीं पूछा, कितने मिनट के बाद टाइम पूछा है, तो हम ये भी पता लगा देंगे इसके साथ के साथ कि जिस टाइम पर वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, उस टाइम तक दोनों के कितने कितने राउंड हो चुके होंगे, सोनिया के तो कितने हो चुके होंगे और रवि के कितने हो चुके होंगे। ये चीज तो निश्चित है कि रवि के ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि इसकी स्पीड सोनिया से फास्ट है। समझ गए? क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? अब पहले चैप्टर का सवाल है, तो ये तो, और पहली टेस्ट का सवाल है, तो ये तो हर कोई प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है, लेकिन सर ये प्रेडिक्ट नहीं हो पाता, ये प्रेडिक्ट नहीं हो पाता कि एलसीएम का है या एचसीएफ का है। बहुत अच्छी सी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको पता करने की, ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। एलसीएम एचसीएफ में से कैसे पता करें कि ये जो सवाल है एलसीएम का या एचसीएफ का? हमने क्या सीखा है, एलसीएम दिए हुए नंबर्स में से, जैसे ये जो सोनिया है ये कितने मिनट में कंप्लीट करती है बताओ? 18 मिनट में। एंड रवि कितने मिनट में करता है? 12 मिनट में। हाँ ठीक है, सोनिया करती है 18 मिनट में, रवि करता है 12। ठीक है, हमने क्या सीखा है, एलसीएम हमेशा दिए हुए नंबर से बड़ा होता है और एलसीएम हमेशा दिए हुए नंबर से छोटा होता है। अब बस आप ये सोच लो कि इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो 18 मिनट और 12 मिनट से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बात है भाई, मैंने पूछा कितने मिनट के बाद दोनों बराबर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो जितने भी मिनट के बाद पहुंचेंगे वो 18 मिनट के बाद या 18 मिनट से बड़ा समय होगा, और 12 मिनट से बड़ा समय, उससे पहले तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो बस मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि मुझे तो आंसर चाहिए और इनसे बड़ा चाहिए या इनसे छोटा। मैंने खुद को आंसर चाहिए कि नहीं, मुझे तो इनसे बड़ा आंसर चाहिए, और बड़ा आंसर एचसीएफ नहीं देता, कौन देता है? ये ट्रिक हमेशा काम। आप क्वेश्चन के नेचर से बस इतना पता लगा लो कि आपका जो आंसर है वो दिए हुए फिगर से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और फिर एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ। ओके क्लियर है? और वैसे तो क्या है, इस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हम करते हैं तो क्वेश्चन करते करते पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि एलसीएम एचसीएफ, लेकिन अब वो प्रैक्टिस के ऊपर कितने ज्यादा क्वेश्चन करके हम एग्जाम में बैठे हैं, नहीं भी बैठे हैं, कम क्वेश्चन करके बैठे हैं, तो ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। ओके, दैट मींस मुझे एलसीएम चाहिए। ठीक है, 18 12 का एलसीएम क्या होता है? टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, क्यों बैठे हो? चलो स्टेप बाय स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं इसको। here it is given that here it is given that time taken by, मतलब ये एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम, हर चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, तो ये एलसीएम और एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, एपी में भी आई थी, लीनियर इक्वेशन में भी आई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आई थी, पॉलिनोमियल में भी आई थी, तो ये एलसीएम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम। ओके, here time taken by
सबसे पहले किसका नाम है? सोनिया। टू ट्राई वन राउंड ऑफ द फील्ड। टू ट्राई, ट्राई करने पे वो यानी भाग लिया। वन राउंड ऑफ द फील्ड इक्वल टू 18 मिनट। गिवन है ये। एंड दूसरे का भी लिख दो जो गिवन है हमको। टाइम टेकन बाय, सानिया के बाद कौन है? सोनिया। तो सोनिया के बाद कौन है? रवि। टू ट्राई वन राउंड ऑफ द फील्ड। उसका समय कितना गिवन है? 12। तो गिवन फैक्ट लिख दिया हमने। अब जो पूछा गया है, ठीक है। नाउ टाइम टेकन by both of them, time taken by both of them to reach at the starting point again, to reach at the starting point again together, get together again, together। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो अलग अलग तो बार बार पहुंचेंगे। वो पहुंचेगा तो वो पीछे होगा, वो पहुंचेगी तो वो आगे होगा। स्टार्टिंग पॉइंट में वो बार बार अलग अलग तो पहुंचेंगे, लेकिन साथ में कब पहुंचेंगे, ये है सवाल। ओके, इसका आंसर देने के लिए हम क्या कर देंगे? इन दोनों फिगर्स का एलसीएम कर देंगे। वो हमने क्यों किया वो हमको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि हमें एलसीएम ही क्यों करना है। ठीक है, हमने इज इक्वल टू सीधे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 निकालने के लिए हम करते हैं दोनों को फैक्टराइज। बोलो 18 का फैक्टराइज कौन क्या होती है? 2 square into 3 square and 12 की 3 होती है square into 3। तो 18 की फैक्टराइज फॉर्म हो गई यहाँ पे 2 into 3 square and 12 की फैक्टराइज फॉर्म हो गई यहाँ पे 2 square into 3। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? दोनों फैक्टर्स लेते हैं। तो इसके पास 2 और 3, उसके पास भी 2 और 3, तो दोनों यानी मतलब सारे फैक्टर्स लेते हैं। तो सारे फैक्टर्स लेंगे तो 2 और 3 सारे ही होंगे, मतलब 2 और 3 दोनों ही ले लेंगे। ले लो। अब इंटरेस्टिंग ये होगा पावर कौन सी लें। तो 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग ये होगा पावर कौन सी लेंगे। तो ज्योति बताएगी 2 की कौन सी पावर लेंगे। 1। एलसीएम में कौन सी पावर लेते हैं? बड़ी या छोटी? बड़ी। तो यहाँ पे बड़ी पावर कहाँ है? इसकी पावर है 1, उसकी पावर है 2, तो बड़ी कौन सी है? तो 2 लेंगे ना। बोलो 2 लेंगे। रिया आप बताओ 3 की कौन सी पावर लेंगे? 2, क्योंकि एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, अगेन 3 की भी बड़ी पावर 2 हो गई, इसकी भी बड़ी पावर 2 हो गई, इसकी भी बड़ी पावर 2 हो गई। दोनों की बड़ी बड़ी पावर है। एचसीएफ में छोटी छोटी पावर, एलसीएम में बड़ी बड़ी पावर। ओके, 2 स्क्वायर एंड 4, 3 स्क्वायर एंड 9, 4 9 जा। अब ये तो है बेसिक मेथड। इस चैप्टर में अगर एलसीएम निकालना हो तो ऐसे निकालना है। इस चैप्टर के बाहर आ जाएंगे जब हम किसी और क्वेश्चन में किसी और चैप्टर में एलसीएम निकालना हो तो हम जैसे निकालते हैं वैसे निकालें। सबको आता है ना निकालना? इस तरीके से आता है ना, दोनों को साथ में अरेंज करके 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। एक बार और 2 से करो, 9 नहीं जा रहा, ऐसे तो 6 तो जा रहा है। अब 2 से दोनों में से कोई नहीं जा रहा, 3 को पकड़ो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 3 से एक बार और 3 1 जा 3 और 1, सब दोनों 1 1 हो गए नीचे। तो 2 into 2 into 3 into 3 वही आया जो करा है। तो ये एक साथ करने वाला तरीका इस चैप्टर में नहीं कर सकते क्योंकि इस चैप्टर में चैप्टर ही एलसीएम एचसीएफ का है। तो बेसिक तरीका जो पूरा है हमको करके दिखाना है। इस चैप्टर के बाहर आ जाए तो हम इसे शॉर्ट में कर। ठीक है, यदि पूछो एनी डाउट ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम। ऐसे ही क्या और कोई तरीका हो तो बताओ, और कुछ तरीका स्कूल लेवल पे कहीं पे डिस्कस किया गया है उसके अलावा तो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। भाई मोस्टली बच्चों को ये तरीका बताया जाए शॉर्ट एलसीएम का। ओके चलिए, तो यहाँ पे 36 आ गया।
तो आंसर तो आ गया मुझे कि 36 मिनट आंसर है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या 36 मिनट के बाद दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे या नहीं। करें, देखें 36 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस होंगे या नहीं। इतना नोट डाउन हो गया। देखो लेट्स से ये है हमारा वही सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ग्राउंड। अब 36 मिनट तक दोनों को ड्राइव करनी है, तो पहले सोनिया को पकड़ते हैं। सोनिया एक ड्राइव कितने मिनट में करती है? 12 18। सोनिया एक ड्राइव 18 मिनट में करती है, बोलो। तो अगर 18 मिनट में एक ड्राइव करती है तो 18 मिनट में वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, और 18 और 18 वापस 36 मिनट में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। यानी 36 मिनट के बाद ये खुद स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, इसका तय है, फिक्स है। अब रवि कितनी देर में करता है? रवि करता है 12 मिनट में। तो 12 मिनट में वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, 36 मिनट के बाद वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा ना। तो चेक करो, 12 मिनट का एक चक्कर, 12 मिनट का दूसरा चक्कर 24, और 12 मिनट का तीसरा चक्कर 12 हो गए ना 36। तो कुल मिला के 36 मिनट के बाद दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। फर्क ये होगा कि सोनिया 2 राउंड कर चुकी होगी और रवि 3 राउंड कर चुका होगा, पर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा साथ में होंगे। ओके ना। तो अब एक अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जब दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे तो किसने कितने कितने राउंड कर दिए होंगे। तो अगर ऐसा सवाल आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे करेंगे हम। नाउ राउंड कवर्ड बाय number of rounds, number of rounds covered by Sonia and number of rounds covered by Ravi। निकालें। तो दोनों 36 मिनट का ट्राई करें दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले। इसमें भी 36 मिनट, इसमें भी 36 मिनट। इसका एक राउंड कितने मिनट में होता है? 18 मिनट में। इसका एक राउंड कितने मिनट में होता है? तो एक राउंड 12 मिनट का होता है, तो 36 मिनट में 3 राउंड हो गए। इसके बताओ, बोलो। और इसका एक राउंड अगर 18 मिनट का होता है तो 36 मिनट में इसके 2 राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम एलसीएम को, उनको इससे डिवाइड करके पता लगाने की कोशिश करते हैं। समझ आया? हाँ, लिखना है। ओके, हो गया डन। अब एक्सरसाइज में एचसीएफ से रिलेटेड कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में तो बिल्कुल यकीनन आ सकती है। ठीक है, और हम इतने इंस्पायर्ड भी नहीं कि हम एक्स्ट्रा जाकर कर लें उनको। तो एक वर्ड प्रॉब्लम क्यों ही ओरली हम अभी किसी क्वेश्चन के किसी मतलब डेटा को लेकर 18 और 12 को डेटा को लेकर 18 और 12 का एचसीएफ कब निकल रहा है, सिचुएशन क्रिएट कर। ठीक है, रफली देख लो कैसे। सपोज करो हमारे पास एक क्लास है जिसमें 18 बॉयज हैं एंड 12 गर्ल्स। ओके, वही सेम डेटा लिया है, ताकि वो ऐसा ना याद रखे कि 18 और 12 जब भी आता है तो इससे भी निकल, 18 और 12 आने के बाद ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, इसलिए सेम डेटा लिया है, सिचुएशन चेक करनी पड़ेगी। 18 बॉयज हैं 12 गर्ल्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 30 स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे स्टूडेंट्स को रोज में अरेंज करना है, लाइन में खड़ा करना है। सपोज करो असेंबली ले लो, सबको लाइन में अरेंज करना है। अब शर्त यह है कि बॉयज की लाइन अलग होगी, गर्ल्स की लाइन अलग होगी। मतलब बॉयज की लाइन में गर्ल नहीं आ सकते, गर्ल्स की लाइन में बॉय नहीं आ सकता, पहली शर्त ये। दूसरी शर्त यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक रो में बराबर होने चाहिए। अगर फर्स्ट रो में आपने 5 स्टूडेंट खड़े किए तो फिर सेकंड थर्ड और जितनी भी रोज बची सब में 5-5 ही। समझ गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होने चाहिए? बराबर ही होनी चाहिए। और तीसरी और अंतिम शर्त यह है कि एक रो में आपको जितने ज्यादा हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट खड़े करना है। ऐसा नहीं एक रो में 2-2 बच्चे खड़े कर दो और 30 स्टूडेंट की 15 रोज खड़ी कर। ठीक है ना?
समझ गए? ऐसा नहीं कर सकते कि सर हमारे पास 30 स्टूडेंट है ना, तो हम एक एक रो में 3 3 बच्चे खड़े कर देते हैं, तो ऐसे 10 रोज हो गई। मतलब तो रोज कम से कम करनी है, तो रोज कम से कम करने का तरीका, स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा करो एक रो में। एक रो में जितने ज्यादा स्टूडेंट करोगे, नंबर ऑफ रोज उतनी कम हो जाएगी ना, तो ये काम कर। तो अब मुझे बताओ, एक रो में मैं जितने बच्चे खड़े करूंगा उनकी संख्या की दोनों फिगर से बड़ी होगी या छोटी होगी? इससे ट्रिक मिल गई कि एचसीएफ निकलेगा। 18 12 का एचसीएफ 6 होता है, तो आप 6 6 बच्चे हर एक रो में खड़े कर दो। तो 6 6 बच्चे रो में खड़े करोगे तो 2 रोज तो गर्ल्स की हो गई, और गर्ल्स की रोज में बॉयज को खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी, और 3 रोज जो हो गई वो बॉयज की हो गई, और बॉयज की किसी भी रो में गर्ल को खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। सब में 6 6 हो गए, और 6 से ज्यादा आप मैक्सिमम स्टूडेंट चाहिए, 6 से ज्यादा अगर आप करोगे तो फिर दूसरी रोज टूटेगी, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए। मान लो किसी में अगर 8 कर दो तो फिर बाकी में 4 ले जाएंगे, या फिर गर्ल्स बॉयज मिक्स करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम क्या है इसका आंसर 6। ऐसे सिचुएशन में फिर हमको 18 12 का एचसीएफ लेना है, ठीक है? तो ये रियल लाइफ सिचुएशन खुद को सोच के देखनी पड़ेगी, क्योंकि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, इस बात का कोई ट्रिक नहीं है, मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है, कॉमन सेंस की ट्रिक ही लग सकती है। हाँ, ये ट्रिक फिर भी काम करती है हमेशा। आप ये सोच लो कि आपको इससे बड़ा फिगर चाहिए आंसर के रूप में या छोटा फिगर, ठीक है ना? भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में आप 18 से ज्यादा दोनों खड़े करोगे या 12 से ज्यादा दोनों खड़े करोगे, जो भी आंसर लिखोगे इससे छोटा ही होगा ना। समझ गए? ओके, चलें नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमारा वो है इरेशनल नंबर से रिलेटेड। अब इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो। रूट 2 को क्या करो? इरेशनल प्रूव करो, और वो क्वेश्चन आगे में इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि इसको एंड ऑफ द चैप्टर लें, उससे पहले अपन बाकी कॉन्सेप्ट कवर करें, ठीक है? तो एक बार मुझे देखने दो कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें। एक चीज है ना, तो उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर ओवर, तो वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली एक्सरसाइज नहीं है आपके, की पढ़ा है ये नहीं? नेशनल वर्सेस नेशनल एक्सटेंशन, वो एक्सरसाइज की जिसमें अपने को बताना है कि तो ऑप्शन में नहीं आ जाओ। हाँ, होमवर्क दिया था इस एक्सरसाइज में, प्रॉब्लम है, बोलो कौन सा वाला? ओके, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 लिखा हुआ है, तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और फिर बीच में प्लस आ गया, इसमें क्या आ गया? प्लस 5। तो इस समय ये जो नंबर है ये अभी फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, क्योंकि फैक्टराइज फॉर्म में बीच में प्लस या माइनस नहीं आ सकता, ओनली इनटू 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 ही आ सकता है, समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग। तो जब तक ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है तब तक मैं डिसीजन भी नहीं ले सकता कि ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है कि कौन सा नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का डिसीजन लेने के लिए उसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहला टास्क है इसको क्या करो? फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे इस पूरी को एक टर्म मानेंगे और इसको दूसरी टर्म मानेंगे। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 5 कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी है, तो लेट्स से 5 कॉमन, तो 5 कॉमन लिया तो क्या बचा? 1, और उधर क्या बचा? अब आप इसको करो मल्टीप्लाई, 1 डबल 0 9 1 डबल 0 8, और प्लस 1 करने के बाद क्या आया? 5 into 1 डबल 0। अब आप 1009 को फैक्टराइज करने की कोशिश करो, नहीं होगा, इसे प्राइम नंबर पक्का? कहाँ तक ट्राई किया? अरे इसको फैक्टराइज करने की ट्राई करेंगे, कौन सी टेबल से काटने की कोशिश करी? सारे जितने भी छोटा प्राइम नंबर होते सबसे ट्राई कर लिया, तो 20 तक, 23 तक पक्का? गूगल पे देख लिया,
37 से कटाई देखा। आपका डाउट यही है कि ये प्राइम नंबर है हाँ ठीक है। तो अगर नहीं करता तो प्राइम नंबर है, यानी इसके और टुकड़े नहीं हो रहे एज पर यू, तो ठीक है इसको इनटू 1 करके छोड़ सकते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स इट कंटेन? मोर देन 2। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स इसके हो जाए वो प्राइम होता है कंपोजिट होता है? प्रूव हो गया गिवन नंबर इज ए कंपोजिट। देखो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होंगे, उन प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होंगे और उन दो में से भी एक तो 1 होगा, दो में से भी एक तो क्या होगा 1 होगा, बचा हुआ वो खुद होगा। तो 1 तो आ गया लेकिन बचे हुए 2 मिल गए थे, एक निकला, बचे हुए हमको क्या मिल गए 2 मिल गए। दैट मींस ये एक कंपोजिट नंबर। ओके डन। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स में हम सबसे पहले वही टॉपिक उठाएंगे कि साहब रूट 2 को हम कैसे प्रूव करें कि वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। आता है सबको आता है प्रूव करना रूट 2 को इरेशनल? नहीं आता? आता है, आता है या रटा हुआ है? और किसको आता है अदर देन ऑब्जेक्ट? आता है, आता है या रटा हुआ है? मैं कैसे मान, जैसे बताया वैसे मान। और किसको आता है? पहली बात है कि ना उससे पहले डिस्कस नहीं हुआ टॉपिक, चलिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 9 में कब किया? 9 में कब किया हमने? 9 में नहीं किया हमने कभी। पहली बात नहीं पार्शियल क्लॉज आपने हेडिंग डाली इरेशनल नंबर्स, मेन हेडिंग डालो सेंटर पे इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बाद सब हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट थ्योरम। भाई इरेशनल नंबर तो सेंटर हेडिंग हो गई, उसके बाद तो सब हेडिंग हो गई हमारी क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम। सर आपको कुछ और करवा रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है बेटा। रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए इस थ्योरम का समझना जरूरी है। ये थ्योरम समझ में आएगी देन ओनली वी कैन प्रूव कि रूट 2 इज राइट। ओके कृतिका आपने किया है ये शुरू में, तो ऐसा कुछ किया है थोड़ा बहुत आता है? चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दिस थ्योरम। इस थ्योरम को पढ़ लें हम। रेडी? देखो क्या कहता है ये, अगर कोई p नाम का प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर नामक कंपोजिट नंबर को डिवाइड करे, डिवाइड करने का मतलब होता है पूरा पूरा काटना। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा काटना। जैसे 2 जो है 10 को पूरा पूरा काट सकता है 2 5 या 10, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स 10। ठीक है, अभी 2 जो है 9 को पूरा पूरा नहीं काट सकता ना, आंसर डेसिमल में आ जाएगा, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 2 डिवाइड्स 9। 2 डिवाइड्स 9 नहीं लिखा जा सकता, लेकिन 2 डिवाइड 10 जरूर लिखा जा सकता है अगर पहला नंबर दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता हो, काटता हो। ओके, तो ये क्या कहता है, अगर p नाम का प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर नामक कंपोजिट नंबर को पूरा पूरा काटता हो तो वो a को भी पूरा पूरा काटेगा। अगर किसी के स्क्वायर को काट रहा है तो उसको भी काटेगा। अपन एग्जांपल लेके देखें तो बोलो show any prime number whichever you like। कितना की खोल रहा है? 19 के टेबल आप खोल के बता। ठीक है, तो 19 इज अ प्राइम नंबर। ओके, a स्क्वायर नामक कोई भी आपको एक कंपोजिट नंबर बताना है। a स्क्वायर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 9 a स्क्वायर बन सकता है, 4 a स्क्वायर बन सकता है, 16 a स्क्वायर बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोच के बता जो 19 से डिवाइड होता हो, चलिए 19 की टेबल आनी चाहिए।
ठीक है, तो इधर 2 ही ले ले, 2 ही लेगा माइक्रो को समझना। हाँ, तो हमने प्राइम नंबर ले लिया 2, तो एक कोई सा नंबर सोचो जिससे 2 डिवाइड होता हो, परफेक्ट स्क्वायर, बहुत ही छोटा है, 64 ले लेते हैं, 64 परफेक्ट स्क्वायर भी है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है ना, और 2 से कटता भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है ना, 2 से कटने वाला भी है। तो कोई भी बच्चा ये लिख पाएगा कि 2 डिवाइड 64, किसी को कोई डाउट होगा ना भाई स्टेटमेंट को लिखने में, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो अगर 2 64 को डिवाइड कर रहा है तो जरा चेक करो 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको करेगा तो इसको करना नहीं पड़ेगा, या तो उसको भी मत करो, लेकिन ऐसा ओनली प्राइम नंबर के लिए, ऐसा ओनली किसके लिए है, प्राइम नंबर के लिए। और कोई सा एग्जांपल लेके देखो, ये थोड़ा हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ओके, चलो 64 लिखेगा, अगर लेट्स से मैंने 16 ले लिया होगा, क्या ले लिया होगा, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बोलो, और 2 16 को भी डिवाइड करता है, तो 16 किसका स्क्वायर है, तो फिर अगर 2 16 को डिवाइड करेगा तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा ना, करेगा, कोई और प्राइम नंबर चेंज करके भी देख सकता है, ठीक है, 49 प्राइम नंबर है। तो फिर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर होता है जो 19 से डिवाइड होता है, दोनों बातें बता, तो अगर इधर प्राइम नंबर बता रहे तो उधर परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बता, चलिए 26 प्राइम नंबर है, ठीक है, चलो बकवास को लिख के समझ में आ गई थ्योरम। अगर 3 आपका प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर जिससे बना है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, सरल सी बात, सरल से शब्दों में बात ये, ओके, या तो वो उसको भी नहीं करेगा, जिसको नहीं करना तो उसको भी नहीं करेगा, लिखो जल्दी से। और फिर इस थ्योरम के बेसिस पे हम चलने वाले हैं रूट 2 को रेस्ट में लेकर, देखो प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, the prime number p divides a square, it has to divide a, the prime number p divides a square, it will also divide a, where a is a positive integer, perfect square जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, नहीं होगा बताओ, बोलो, नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, कोई सा परफेक्ट स्क्वायर ले लो 4 9 16 64 सारे पॉजिटिव इंटीजर है ना, हाँ जी, तो ये थ्योरम क्लियर है सबको, where a is a positive integer, पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम क्या होता है, होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, होल नंबर से जीरो भी आ जाता है, तो होल नंबर का दूसरा नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके, चले आप मेन मुद्दे पे, मेन मुद्दे की बात करें, तो प्रूव दैट, हेडिंग डाल लो, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, बस केवल हेडिंग ही डालो और फिर पूरा ध्यान केंद्रित कर दो इस चीज को समझने में, क्योंकि करीब करीब निश्चित है कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है, करीब करीब इस चैप्टर से 2 और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना है। हाँ, हमने रूट 2 करके गए, कल को रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, वो एक अलग बात है, तो हमको तो तरीका सीखना है, वैसे भी फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हेडिंग मार्क करो प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, हो गया, हेडिंग मार्क हो गई। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर आपने ये थ्योरम एक्स्ट्रा पढ़ाई, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, डायरेक्टली रूट 2 इरेशनल प्रूव करवा दिया गया है, वो इस गलतफहमी को यहाँ से दूर कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको यहाँ पढ़ाई जाती है वो आपके कोर्स का शॉर्ट शॉर्ट पार्ट एंड पार्सल, ठीक है ना, और आ सकता है एनसीईआरटी में है तो आ सकता है, सब लोग प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल पढ़ के अगर थ्योरम आ गई, ऐसा भी हो सकता है, ओके ना, चलिए, तो अब आगे हम मुद्दे की बात करते हैं, हमको प्रूव करना है रूट 2 इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल, बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, पिन ड्रॉप साइलेंस की मुझे कोई में स्टार्ट करूंगा,
सुनिए हाँ जी सर, देखो कभी भी मैथ्स में या किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब आपको ऐसी चीज साबित करनी हो जो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ की मान ले। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साबित किया कराया। जैसे मैं कहता हूँ कि प्रूव करो कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसको कैसे प्रूव करें, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। मैं कहता हूँ प्रूव करो 2 + 2 = 4, ये भी मैथमेटिकल फैक्ट है, तो कैसे प्रूव करें। मैं कहता हूँ प्रूव करो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कैसे प्रूव करोगे 100 डिग्री सेल्सियस। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे ये कैसे प्रूव होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉयल होता है, वो जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको कैसे प्रूव करें, ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन किया हमारे सामने आ गया, ठीक है, कि √2 को इरेशनल प्रूव करो। पहले तो आपको ये तो बताना कि √2 इरेशनल है। रूट के अंदर अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर कोई 3 नाम का प्राइम नंबर रखा हुआ है √2 √3 लिखा है तो सारे नंबर क्या होते हैं इरेशनल। अब मैं इसको साबित कैसे करूं, तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, हम उल्टा अजम्पशन करेंगे। उल्टा जो हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा है उसको उल्टा करो। इसने आपको √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए कहा, इसने आपको क्या कहा, √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए कहा। आप अज्यूम करो √2 क्या है, रैशनल। यू विल अज्यूम व्हाट, √2 इज रैशनल। जैसे आप अज्यूम करोगे √2 रैशनल है तो क्या होगा, तो मैथमेटिकल कांसेप्ट को लेके आप आगे चलोगे। रैशनल नंबर की जो भी प्रॉपर्टी है कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/2 एंड ऑल, वो लेके आप आगे चलोगे। आगे चलते 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 कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाएगा कि डेड एंड आ जाएगा। डेड एंड मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकते, समझ गए, यानी कि कुछ ऐसी चीज हो जाएगी तो होनी नहीं चाहिए, मैथमेटिकली कुछ गलत हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा तो वही स्टॉप हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि ये क्यों हुआ गलत, तो ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग वाला अजम्पशन भी गलत था। समझ गए। फॉर एग्जांपल ऐसे मानो हम किसी सड़क पे चल रहे हैं, अब दो रास्ते हैं, हमको नहीं पता कि ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, हम नहीं जानते कि ये रास्ता करेक्ट है या ये रास्ता करेक्ट है। अब हमने अजम्पशन मान लिया कि चलो ये रास्ता करेक्ट मान लेते हैं और हम निकल पड़े इसके राइट साइड पे। ओके, अब चलते 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 सामने खाई आ गई, डेड एंड आ गया, इससे ये साबित हो गया ना कि वो रास्ता करेक्ट है। बोलो, इससे ये साबित हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे डेड एंड आ गया, यानी कि मेरा प्रायर डिसीजन गलत था, और प्रायर डिसीजन क्या था, राइट को सेलेक्ट करना। तो अगर राइट को सेलेक्ट करना गलत है तो लेफ्ट को सेलेक्ट करना राइट है। तो √2 को रैशनल मान के अगर कुछ गलत चीज प्रूव हो जाती है, दैट मींस √2 का रैशनल माना जाना गलत है, तो फिर सही क्या है। तो फिलॉसफी समझ में आ गई, एल्गोरिथम समझ में आ गया। अब इन सबको मैथमेटिकल फैक्ट्स के साथ ये सारी चीज तो पहले आप समझ लो अच्छे से। पहले फर्स्ट इंप्रेशन में भी केवल कैलकुलेशन बेस्ड बताऊंगा और इसके स्टेप्स नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और फिर उसके बारे में अपन लिखेंगे तो फिर प्रॉपर स्टेप्स लिखेंगे बाद। पहले आप केवल मैथमेटिकल फैक्ट्स के साथ पूछो, ठीक है। तो मैंने मान लिया साथ, मैंने क्या मान लिया, √2 को लेट √2 बी राइट, लेट √2 बी रैशनल। अब अगर √2 को रैशनल माना गया तो रैशनल नंबर एक ऐसी चीज है जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसे कर सकते हैं ना। अभी के लिए हमने इसको p/q ना मान के a/b मान लिया। क्यों ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि देखो बेटा एक बार इस चीज को भूल जाओ, अब जो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा बीच में साइड लाइन को और समझाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। मैं कुछ रैशनल नंबर्स ले रहा हूं, ठीक है, और उनकी p/q की फॉर्म बना रहा हूं। मैं कुछ रैशनल नंबर्स ले रहा हूं और उनकी p/q की फॉर्म बना रहा हूं। देखो एक रैशनल नंबर मैंने लिया 0.7 और एक रैशनल नंबर मैंने लिया 0.4, दोनों रैशनल नंबर्स हैं, दोनों की p/q की फॉर्म है या नहीं है बताओ दीजिए, इसकी p/q की फॉर्म क्या है, p/q की फॉर्म क्या है 7/10, इसकी p/q की फॉर्म क्या है, अब इसकी भी p/q की फॉर्म है, इसकी भी p/q की फॉर्म है, लेकिन दोनों की p/q की फॉर्म में डिफरेंस है। तो बता सकता है क्या डिफरेंस है, क्या क्या न्यूमरेटर का डिफरेंस है, अलग अलग तो है, फॉर्म के नेचर में क्या डिफरेंस आ रहा है। यस वेरी गुड, यहाँ पे जो p/q की फॉर्म है वो फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकती, 7 को 10 से काटा नहीं जा सकता, लेकिन वहां पे 4 को 10 से काटा जा सकता है। दैट मींस जैसे मैं p/q की फॉर्म बनाता हूं तो वो जो फॉर्म बनती है वो कोप्राइम्स का भी पेयर बन सकता है और नहीं भी बन सकता है।
जब नहीं पढ़ना तो कहते हैं ये कोसाइंस है, और कट जाते हैं तो कहते हैं ये कोसाइंस। तो अब जब मैं रूट 2 की डिवाइड की फॉर्म बना रहा हूं तो हो सकता है वो कोप्राइम बने भी सही और हो सकता है वो कोप्राइम नहीं भी बने। तो हमको हमेशा अजम्पशन में धीरे से धीरे चीज लेनी होती है, सेफ चीज नहीं लेनी होती है, अनसेफ चीज लेनी होती है, क्योंकि अनसेफ में मैंने प्रूव कर दिया तो सेफ में भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सेफ चीज लेके सेफ केस के लिए प्रूव किया है तो हो सकता है अनसेफ केस में प्रूव ना हो। ठीक है, तो धीरे से धीरे चीज लेनी है, मतलब मुझे ऐसा मानना है कि इसकी जो डिवाइड की फॉर्म है वो इस टाइप की है जिसको फर्दर भी काट सकते हैं। तो फर्दर काटने के बाद जो मिलेगा, जैसे इसको काट 2 से कट जाएगा, ये बताओ 2 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय 5। तो कटने के बाद ये कोसाइन बन जाएगा ना, तो हम क्या मानेंगे कि √2 की जो डिवाइड की फॉर्म बनी थी वो पहले ऐसी बनी थी, फिर काटने के बाद ऐसी बनी। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं मानेंगे कि डायरेक्टली ऐसी बनी, क्योंकि हम हमेशा अनसेफ केस लेंगे। समझ गए क्या? तो इसलिए मैंने पी बाई क्यू नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा ए बाई बी। अब इसको काटूंगा और अब काटने के बाद लिखूंगा पी बाई, क्योंकि पी बाई क्यू तो फाइनल बोला जाता है, इसके बाद तो सही नहीं। तो मैंने मान लिया कि √2 की जो पी बाई क्यू की फॉर्म है, पी बाई क्यू ना बोल के ऐसे बोल दूं फ्रैक्शन फॉर्म है, वो ए बाई बी टाइप की है, वेयर जहां पर ए एंड बी जो है कोप्राइम्स नहीं है। अभी इस समय कोप्राइम्स नहीं है, पर इनको काट के मैं कोप्राइम्स बनाऊंगा। ओके, वेयर ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। क्या लिखा मैंने? आर नॉट कोप्राइम। यहां पर कोई डाउट नहीं है किसी को? अब अगर ये कोप्राइम्स नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है को काट के कोप्राइम्स बनाओ। जैसे मान लो 4/10 बन गया तो 4/10 को 2 से काट के 2/5 बनाना मेरा फर्ज है ना, उनसे आगे का। तो मैं क्या करूंगा, ए बाई बी को किसी इनके फैक्टर से काट कर क्या कर दूंगा, कोप्राइम बना दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में अभी लाइन में लिख रहा हूं कि मैथमेटिकल फैक्ट बता रहा हूं, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ए और बी को किसी कॉमन फैक्टर से काटा जाता है। जैसे अभी 4 और 10 को किससे काटा गया, 2 से, क्योंकि 2 दोनों का कॉमन फैक्टर था। तो ए और बी की जो भी फैक्टराइज फॉर्म रहेगी उनका कॉमन फैक्टर से उनको काट के √2 को मैं बना दूंगा p बाई 2। क्या बना दूंगा? अब इस समय p और q क्या है, कोप्राइम है। p और q क्या है बेटा अभी? अब हो सकता है बुक में ऐसा दे रखा हो कि पहले p बाई 2 दे रखा हो, बाद में a बाई 2 दे रखा हो। ऐसा है क्या? बुक में ऐसा हो रखा हो कि पहले जो नॉन कोप्राइम वाली फॉर्म उसको a बाई b और बाद में जो कोप्राइम वाली फॉर्म है b बाई 2। और हो सकता है पहले p बाई 2 दे रखा हो और बाद में a बाई 2 दे रखा हो, तो उसके इससे कोई फर्क नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है पहले p बाई 2 है बाद में a बाई 2। ऐसा है क्या? बताओ, बोलो। पहले p बाई 2 है, चलो तो पैटर्न चेंज कर लेते हैं। बुकिश लैंग्वेज को वैसे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, बट अब ये थ्योरम्स जो होती है ना वो हो सकते तो एनसीईआरटी लैंग्वेज में बोली जाए। तो हम पहले p बाई 2 की फॉर्म बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? और मान लेते हैं कि यहाँ पे p और q क्या है, कोप्राइम नहीं है। यहाँ पे p और q क्या है, कोप्राइम नहीं है, ठीक है साहब, नहीं है। और फिर काटने के बाद इसे कॉमन फैक्टर से काटने के बाद मान लेते हैं कि ये a बाई b बन गया है और a और b अब कोप्राइम हैं। आप तक समझ आया? a और b कोप्राइम है। तो a और b अगर कोप्राइम्स हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि कोप्राइम नंबर का कोई कॉमन फैक्टर, जैसे अभी 2/5 कर दिया तो 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, बस एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है 1, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है। तो इस लाइन से मैं कंक्लूजन लिखता हूं, implies a and b do not have a common factor, do not have a common factor other than 1। 1 तो खैर होगा ही होगा, लेकिन 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब आप एक काम करिए, इस इक्वेशन को फिर से उठाइए नीचे और इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तो √2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, इस स्टेप में मैं b स्क्वायर को उधर भेज के और 2 को उधर भेज सकता हूं। भाई इक्वेशन में हम चीजों को इधर बता सकते हैं ना, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मैंने क्या कर दिया, b स्क्वायर को तो मैं यहां ले गया और a स्क्वायर बाय 2 को यहां ले गया। यहां तो कोई डाउट नहीं है? अब सुनना ध्यान जो मैं कहने वाला हूं, a और b जो थे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। a और b पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स थे भी नहीं थे। आप कहोगे कि सर जरूरी है क्या, p बाय 2 की फॉर्म में तो नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, बट इसलिए तो मैंने स्क्वायर किया
स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव बन गए ना, तो स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव बन गए। तो a अभी इस समय a स्क्वायर b स्क्वायर सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नहीं बताओ। एक पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करने से एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। एक पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करने से एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव इंटीजर 2 से पूरा पूरा करता है, यानी 2 इसको डिवाइड करता है, इसका मीनिंग ये हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे सपोज फॉर मैं कहता हूं 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5, तो 10 पॉजिटिव इंटीजर है, 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर 5 भी पॉजिटिव इंटीजर देता है, तो मैं कह सकता हूं ना 2 डिवाइड्स 10। लेकिन अगर मैं 9 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो आंसर क्या आता है 4.5, तो अब मैं नहीं कह सकता हूं 2 डिवाइड्स 9 क्योंकि पूरा पूरा नहीं कर रहा, डेसिमल आ गया। अब यहां पे 100% पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर आंसर आ रहा है, इससे गारंटी हो गई कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका रिजल्ट मैंने लिख दिया 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब अभी एक थ्योरम पढ़ के आए, अभी एक थ्योरम पढ़ के आए कि कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसको भी डिवाइड करेगा जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये भी पढ़िए ना इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा 2 डिवाइड्स a। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 2 डिवाइड्स a तक कोई डाउट है बताओ। अब 2 डिवाइड्स a तक कोई डाउट नहीं है, तो इसको स्टेटमेंट नंबर 1 मानो और ये एक फेज खत्म हो गया एक्चुअली। अब इससे आगे बढ़े, 2 डिवाइड्स a तक आ गए, यानी 2 जो है a को काटता है, ऐसे कह लो a 2 से पूरा पूरा कटता है, सरल भाषा में बात करें। आगे बढ़ो, 50 का मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको 2 पूरा पूरा काटता है, मतलब जिससे 2 पूरा पूरा डिवाइड। 12, 50 का ने मुझे बताया कि सर 2 जो है 12 को पूरा पूरा काटता है, काटता है। तो अगर 2 12 को पूरा पूरा काटता है तो 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो एक परफेक्ट इंटीजर मिलेगा, कोई भी मिलेगा, नहीं सर 12 बाय 2 6 मिलेगा, डेसिमल थोड़ा मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो अभी आप क्या लिख के आए हो, अभी आप ये लिख के आए हो कि 2 डिवाइड्स a, यानी a को 2 से डिवाइड करके एक इंटीजर पाया जा सकता है, उस इंटीजर का नाम हम रख देते हैं c। ठीक है, a और b तो यूज हो गए ना, p और q पहले यूज हो गए, a और b अभी यूज हो गए। तो इस रिजल्ट से जो स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा है, इसके रिजल्ट से मैं क्या कह सकता हूं कि a को 2 से डिवाइड करके कोई c नामक इंटीजर बनाया जा सकता है, वेयर c इज सम इंटीजर, where c is some positive integer। डन। जैसे अभी 12 को डिवाइड किया तो 6 मिला, तो 6 पॉजिटिव इंटीजर मिला। यस, टेस्ट पेपर भी टेस्ट पेपर बहुत बड़ा है डिफरेंशिएशन का ना, where c is some positive integer। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप अगेन इस वाली इक्वेशन का भी कर दो होल स्क्वायर, तो करना जरा क्या होगा, ये a स्क्वायर बाय 4 होगा, लेकिन 4 को मैं 2 लिख देता हूं तो प्रॉब्लम थोड़ी ना, और इक्वल टू। अब आप देखो एक जगह मैंने a स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू डाली हुई है किसी सॉल्यूशन, चेक करो ये रही a स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू व्हाट, तो a स्क्वायर बाय 2 की जगह b स्क्वायर रख सकता हूं मैं। ये लो साहब, मैंने a स्क्वायर बाय 2 को हटाया, उसकी जगह b स्क्वायर रखूंगा, तो न्यूमरेटर में रखूंगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, क्योंकि a स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू b स्क्वायर है तो b स्क्वायर न्यूमरेटर में है ना, तो a स्क्वायर बाय 2 की जगह रख दिया मैंने b स्क्वायर, नीचे 2 5 है इक्वल टू c स्क्वायर। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 डिवाइड b स्क्वायर, b स्क्वायर से 2 डिवाइड करके अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है, तो 2 b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है ना, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो 2 डिवाइड। अब अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वापस को थ्योरम यूज करो, तो 2 b को डिवाइड करेगा, 2 b को भी डिवाइड करेगा, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। ये ले लो आप स्टेटमेंट नंबर 2, ये ले लो आप स्टेटमेंट नंबर। अब स्टेटमेंट नंबर 1 क्या था बताओ, 2 डिवाइड्स a, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या था, दोनों को एक बार साथ में रखता हूं तब क्लिक करेगा। बोलो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या था, आपने साबित किया है, आपने खुद में साबित किया कि 2 a को डिवाइड कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1, और फिर आपने साबित किया कि 2 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। लेट्स से स्टेटमेंट नंबर 1 है, लेट्स से स्टेटमेंट नंबर 2 है, ऐसी प्लेट है तो रखने वाला वो होगा आंसर शीट को इधर कहां से सोचते मैं आई नहीं ना एनालिसिस क्लास पता पर कोई बात नहीं हम गई थी एनालिसिस में
पूछो बच्चों से, किसी से ध्यान नहीं। आइए, 2 डिवाइड ए 2 डिवाइड बी। बच्चों आप में से किसी की आंसर शीट वगैरह यहाँ पे पेंडिंग थोड़ी ना है। फिर जैसे अभी ये आई, आप लोगों में इसका ये मेरे को कॉपी कहाँ गई, कोई यहाँ पे ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर आप नहीं आते हो एक्शन, जिस दिन हम चेक करते हैं उस दिन तो हम आगे के दे देते हैं कि ले लो अपने अपने नोट्स। आप नहीं आए यहाँ रहेंगे तो अगले दिन आकर आपको ही लेने की जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। या फिर अगर आप नहीं आ रहे तो किसी स्टूडेंट को आप पाबंद कर दो कि तू मेरी ले लेना, मैं तेरे से ले लूंगा, वो जिम्मेदारी, वो पाबंद करने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। 2 दिन के बाद आओ और नोटबुक नहीं मिलेगी तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम आवर साइड। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे आओ वापस। 2 डिवाइड ए 2 डिवाइड बी। 2 ए को भी डिवाइड करता है, 2 बी को भी डिवाइड करता है। फिर से सुनो, 2 ए को भी डिवाइड करता है, 2 बी को भी डिवाइड करता है। तो 2 दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं हो गया क्या? जैसे मान लो ए अभी किसने ऐसे कहा कृतिका ने 12 और बी ले लूं मैं सपोज करो 2 8, तो फिर 12 और 8 का कॉमन फैक्टर 2 है या नहीं है? तो यानी कि इन दोनों बातों को मर्ज किया जाए, किसको? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। क्या? फ्रॉम 1 एंड 2 वी विल गेट व्हाट कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 ए और बी का कॉमन फैक्टर है। और एक बार हमने पहले क्या लिखा है कि साफ ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ये भी मैंने लिखा था कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। और अब मैं क्या लिख रहा हूं कि 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो इस बात ने मेरी पहली कही हुई बात का विरोध कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो बात मैं कह रहा हूं मेरी बात का भी विरोध कर दिया। समझ गए? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग असम्पशन ही गलत था। मैंने रास्ता शुरू से गलत सुना है, इसलिए तो मेरी बात का विरोध हो रहा है। ठीक है, मैंने रूट टू रैशनल नहीं है, रूट टू क्या है? रैशनल। यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, बट क्या हुआ? हाँ ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the previously said statement, the previously said statement, पहले किए हुए स्टेटमेंट का ये कॉन्ट्राडिक्शन है। और वो स्टेटमेंट क्या है वो भी लिखेंगे। हाँ, क्या स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को फिर से लिखेंगे, दैट ए एंड बी डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस बात का ये वाला जो ये स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ तो मैं लिखूंगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोध भी पैदा हुआ। This contradiction has arisen. This contradiction has arisen. ये contradiction पैदा हुआ है due to our wrong assumption. Due to our हमारे wrong assumption से ये contradiction पैदा हुआ है। और हमारा wrong assumption क्या है? क्या लिया हमने? Assumption that root 2 is, तो अगर रूट 2 इज रैशनल रॉन्ग असम्पशन है तो दुनिया में तो दो तरह के नंबर है, रैशनल इरेशनल। वो नहीं तो वो होगा ही होगा, क्योंकि किसी तो कैटेगरी नहीं है। हैं रूट 2 अगर रैशनल नहीं है तो फिर 2 क्या है? अब इसमें से करीब करीब 75 to 80% स्टेप तो मैंने लिख दिए है, बीच बीच में कुछ एक स्टेप जो है वो छुपे हुए हैं, बाकी मेन मुद्दा तो ये है। ठीक है, एक बार समराइज करता हूं, इसकी प्रॉपर लैंग्वेज कर लेंगे। ठीक है, अभी एक बार समराइज करते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है इरेशनल है, सबसे पहले उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म, उसको रैशनल मानते हुए उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म लिखेंगे। अब हम ये कहेंगे कि पी बाई क्यू की फॉर्म तो हमने लिखी है, पर क्या पता वो कोप्राइम है या नहीं है, तो हम उसको काट के ए बाई बी की फॉर्म बना देंगे। और हम मान लेंगे कि अब ए बाई बी कोप्राइम यानी ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हम उस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 2 अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसको भी डिवाइड करेगा, वो एक थ्योरम है, उस थ्योरम को प्रूव नहीं करना, बस जस्ट लिखना है। तो 2 a को डिवाइड कर रहा है, ये स्टेटमेंट वाला बना गया। अब 2 a को डिवाइड करेगा तो a डिवाइडेड बाय 2 भी कोई तीसरा नंबर आएगा, c, तो उसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। और फिर वापस देखेंगे कि 2 को b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। तो पहले से पता चला 2 a को डिवाइड करेगा, दूसरे से पता चला 2 b को डिवाइड करेगा, तो a और b का कॉमन फैक्टर बन गया 2। जबकि हमने तो a और b को कोप्राइम स्थापित करके आगे बढ़े थे, तो कोप्राइम के कॉमन फैक्टर कैसे निकल गया?
यानी कि हमारा assumption भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? रॉन्ग assumption। और रॉन्ग assumption क्या था? कि रूट 2 इज रैशनल। तो करेक्ट assumption क्या है? कि रूट 2 इज इरेशनल। इसकी अब प्रॉपर लैंग्वेज हम कर क्या देखो, अगर हम सेम मेथड से यूज करते हैं तो वो प्रूफ नहीं माना जाता। क्योंकि माना जाता, देखो सपोज मेरे पास केसेस, अब मैंने मेरे हिसाब से मेरी सॉल्यूशन के साथ इन केसेस को लेके साबित कर दिया, तो चांसेस है कि इन केस के साथ तो साबित ना हो। देखो एक ही सुनो बच्चों, एक ही सुनो, किसी चीज को गलत साबित करने के लिए एक क्रॉस एग्जांपल काफी होता है, लेकिन किसी चीज को सही साबित करने के लिए एक एग्जांपल काफी है। बहुत सारे एग्जांपल सही है, उस एग्जांपल में सही साबित हो गया, बाकी में मिल जाए तो सही साबित करने के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट नहीं है ना, लेकिन गलत साबित करने के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट। तो तरीके से साबित करें, सही साबित करने का तरीका ये होता है धीरे से धीरे एग्जांपल साबित करो। सही साबित करने का तरीका क्या होता है? रेयर से रेयर जो सिचुएशन है, जो सबसे अनसेफ सिचुएशन है, जो मेरे हिसाब से सबसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, उसमें साबित कर दो। तो कंफर्टेबल मतलब क्या बोलेंगे? ठीक है, अभी क्लियर है? चलो अधिका वो टॉपिक का